थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, सबको स्वागत है। आज का 2 प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत नॉलेजफुल वाला वीडियो है। देखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न आने का भी संभावना है। वीडियो नंबर 24 है और जीएनएम थर्ड ईयर का यह जो है आपका वीडियो है और मिडवाइफरी और गाइनकोलॉजी का यह आपका वीडियो है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है एस्फेक्सिया। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी एस्फेक्सिया के बारे में सुने होंगे, बट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नियोनेंट्रम एस्फेक्सिया, यानी श्वास अवरोध। नियोनेंटम किसे कहते हैं, इसके कारण चिन्ह, लक्षण व प्रबंध को बताना है। अब जो नवजात शिशु होता है उसमें श्वसन कष्ट को ही हम लोग एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं। नियोनेंट्रम का मतलब क्या होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसी को ना नियोनेंटल कहते हैं। तो इसमें एस्फेक्सिया को ही जो है एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं। तो यह एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह नवजात रहता है, तो उसमें अगर श्वास का कष्ट आता है, श्वसन कष्ट होता है, तो उसको एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं। समझिए यहाँ पे, ऐसी स्थिति जब शिशु के जन्म के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त न हो, एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहलाती है। क्या मैंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह नियोनेंट्रम रहता है, नवजात रहता है, और जब जन्म लेता है उस समय अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है तो उसे हम लोग एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं। समझ गए। यह जानलेवा सिद्ध हो सकती है। अब यह जो होता है जानलेवा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डेथ हो ही जाएगा ना। तो देश में नवजात की मृत्यु का एक प्रमुख कारण श्वास अवरोध है, यानी जो है एस्फेक्सिया है। समझ गए। इसे पेरिनेंटल एस्फेक्सिया व बर्थ एस्फेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है पेरीनेटल मतलब जन्म के दौरान श्वास अवरोध या बर्थ एस्फेक्सिया या इसी को नियोनेंट्रल एस्फेक्सिया कहते हैं, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय भारी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कमी हो जाता है, जिसके कारण जो है श्वास का अवरोध हो जाता है, श्वसन में कष्ट आने लगता है श्वसन लेने में, जिससे डेथ भी हो सकता है, जानलेवा भी सिद्ध होता है ये। और देश में इसका मृत्यु दर का कारण, एक प्रमुख कारण एस्फेक्सिया भी होता है। समझ गए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में है, यहाँ पे सारा के सारा दिया गया है। अब यहाँ पे कारण देख लीजिए, इसके क्या कारण होते हैं। समझ गए। ये चीज़ होने के क्या कारण होते हैं कि बच्चे के जन्म के समय श्वसन कष्ट हो सकता है। सबसे पहले बर्थ इंजरी, जन्म होते समय अगर चोट लग गया है, इंजरी कोई हो चुका है, तो उससे भी यह होता है। बच्चा भ्रूण में कोई जो है विपत्ति है, कोई डिस्ट्रेस है, समस्या है, प्री टर्म समय से पहले बच्चा जन्म ले लिया है, तो एक कारण भी होता है। समझ गए। प्रसव पूर्व रक्तस्राव, अगर प्रसव से पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका है तो यह कंडीशन होता है। कोल्ड प्रोलैप्स होता है तो उस कंडीशन में भी ये होता है, क्योंकि कोल्ड प्रोलैप्स होता है तो जो कोल्ड होता है वह भ्रंश हो जाता है। समझ गए, टूट जाता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन भी ये जो है कारण बन सकता है। समझ गए। माँ को दी गई शामक दवाइयों का प्रभाव, यानी सीडेटिव दवाइयाँ जो शांत रखता है मरीज को तो अगर डिलीवरी कराने के समय कोई शामक दवाइयाँ दिया गया है तो इसका प्रभाव भी जो है श्वास अवरोध कर सकता है। समझ गए। अपरा अपर्याप्त, प्लेसेंटा इनसुफिशियंस, मतलब जो अपरा होता है वह पूर्ण तरीका से जो है पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। समझ गए। अति परिपक्वता, पोस्ट मैच्योरिटी, अब बच्चे में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो जाना भी जो है आपका प्रॉब्लम कर सकता है। माल प्रेजेंटेशन, बच्चा का जो प्रस्तुति होना चाहिए कि किस पोजीशन में बच्चा है, अगर उस सही पोजीशन में नहीं होगा, मतलब माल पोजीशन में होगा, तो वह पोजीशन भी दिक्कत करेगा। समझ गए। खराब प्रस्तुति इतिहास, बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, अब पहले कोई जो है प्रस्तुति हुआ है तो उसमें खराब जो है फीलिंग, खराब जो है हिस्ट्री है महिला का, तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। और इंट्रा यूटेरिन हाइपोक्सिया, यूटेरिन मतलब गर्भाशय के अंदर जो है ऑक्सीजन का कमी भी जो है आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बहुत सारे कारण जो कि माँ और बच्चे दोनों से रिलेटेड हो सकता है, जो कि यहाँ पे सब के सब आपको बताया गया है। ठीक है। चाहे जन्म के समय चोट लगना हो, चाहे फीटल डिस्ट्रेस हो, चाहे जन्म से पहले समय से पहले जन्म लेना यानी प्री टर्म हो, जो है प्रसव से पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, कोल्ड प्रोलैप्स हो, हाइपरटेंशन हो। समझ गए। कुछ सीडेटिव दवाइयाँ का साइड इफ़ेक्ट हो। समझ गए। प्लेसेंटा इनसुफिशियंस हो,
पोस्ट मैच्योरिटी हो, मतलब अति परिपक्वता, माल पोजीशन हो, बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री हो, इंट्रा यूटेरिन हाइपोक्सिया हो, तो ये सब कारण श्वास अवरोध में हो सकता है। समझ गए। रही बात लक्षण की, क्या होता है, तो लक्षण अगर किसी बच्चा जन्म लेता है और उसमें श्वास का कमी आता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, श्वास में अवरोध आता है, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी देखा जाता है। लक्षण में लो अपगार स्कोर, जब अपगार स्कोर चेक कर किया जाता है तो उसमें लो जो है इंडिकेट करता है। हृदय का मंद धड़कन, हृदय का धड़कन मंद होता है, ब्रेडिकार्डिया। पीलापन, पैलोरनेस हो रहता है। नीलापन, साइनोसिस होता है। चूँकि जानते हैं ब्लड कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, पीलापन होगा ही शरीर, साइनोसिस नीलापन भी होगा। समझ गए ना। आगे है बॉडी में अम्लीयता ज़्यादा बढ़ेगा, एसिडोसिस। समझ गए। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगा, जब ऑक्सीजन कमेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आघात भी लग सकता है, शॉक भी लग सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो लक्षण में ये सब जो है आपके आते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देकर रखना है। ठीक है। आगे है, अब लक्षण देख लिए, कारण देख लिए, अब इसका मैनेजमेंट देखिए कि नियोनेंट्रम में अगर एस्फेक्सिया होता है तो क्या जो है प्रबंध करना चाहिए आपको एज ए नर्स। ठीक है। प्रबंध में है कि महिला को गर्भावस्था में उचित प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करनी चाहिए। अब एक महिला है, वह प्रेगनेंसी में है तो उसे एंटीनेंटल केयर, प्रसव पूर्व केयर बहुत अच्छी से करनी चाहिए। इंट्रायूटेरिन हाइपोक्सिया मतलब गर्भाशय के अंदर ऑक्सीजन की कमी के स्थिति में महिला को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए ताकि उसको बेबी को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है। गर्भ अवस्था के दौरान सीडेटिव ड्रग का उपयोग चिकित्सक निर्देशानुसार ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंसी में है तो कोई भी दवाई आप ले तो सबसे पहले ध्यान दें कि डॉक्टर से बिना सजेशन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट सीधा आपके बेबी पर पड़ता है। समझ गए। चौथा है उच्च जोखिमग्रस्त हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जल्दी पता लगाकर प्रसव हेतु सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लेनी चाहिए। आपको बता चुके हैं कि हाई रिस्क जोखिम प्रेगनेंसी क्या होता है। तो अगर एक कंडीशन है किसी महिला में तो तुरंत पता लगाकर सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लेना चाहिए प्रसव के लिए। समझ गए। पाँचवा है प्रसव के दौरान समय समय पर भ्रूण की जांच करनी चाहिए। वह भ्रूण की विपत्ति की स्थिति के शीघ्र प्रसव करना चाहिए। समय समय पर भ्रूण का जांच करना चाहिए और अगर कोई फीटल डिस्ट्रेस पाए, मतलब भ्रूण से संबंधित कोई विकार पाए, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे जो है शीघ्र प्रसव करा देना चाहिए। छठा है जन्म के तुरंत बाद नवजात का अपगार योग निकालना चाहिए। वह किसी भी प्रकार की असमानता का नोट करना चाहिए। जन्म के तुरंत 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर जो है अपगार स्कोर निकाल कर तय करेंगे कि बच्चा किस कंडीशन में है। श्वास अवरोध नियोनेंट्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर शिशु का रिससिटेशन किया जाता है। इसके लिए प्रमुख उद्देश्य है, अब जैसे ही पता लगे कि शिशु में नियोनेंट्रम है, एस्फेक्सिया है, श्वास अवरोध है, तो इस कंडीशन में रिससिटेशन किया जाता है। और इसके लिए शिशु के लिए हम वायु मार्ग को साफ करते हैं, रक्त परिसंचरण को अच्छा करते हैं, नवजात का देह के तापक्रम को बनाए रखते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया व रक्तस्राव की रोकथाम करते हैं, रक्त में अम्लीयता की कमी लाते हैं। तो ये सब हम कब करते हैं, जब श्वास अवरोध का पता चले तो उसके लिए वायु मार्ग को साफ करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेंगे, तापक्रम को बनाए रखेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया और रक्तस्राव की रोकथाम करेंगे और रक्त में अम्लता में कमी लाना। ठीक है। आठवां है रिससिटेशन ट्रॉली प्रसव कक्ष में ही उपलब्ध होनी चाहिए। अब जो रिससिटेशन ट्रॉली होता है वह प्रसव कक्ष में ही उपलब्ध होनी चाहिए। वह इसमें निम्न आवश्यक उपकरण होनी चाहिए। अब रिससिटेशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि लेबर करा रहे हैं और रिससिटेशन जो है ट्रॉली कहीं और रखा हो, प्रसव कक्ष में ही होनी चाहिए ताकि आवश्यक पड़ने पर हम ये सारे उपकरण का इस्तेमाल कर सके। श्वसन अवरोध होने पर कौन कौन सा रहता है, ऑक्सीजन कैनुला रहता है, एम्बू बैग और मास्क रहता है, मैनोमीटर रहता है, सक्शन मशीन रहता है, इन्फेंट लैरिंजोस्कोप रहता है, इन्फेंट इंडोट्रेकियल ट्यूब रहता है। समझ गए। शिशु के लिए लैरिंजोस्कोप रहता है पता लगाने के लिए, शिशु के लिए इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है जो ट्यूब अंदर डाला जाता है। समझ गए।
और नियोनेंटल एयरवेज मतलब हवा मार्ग बनाने के लिए, सक्शन कैथेटर होता है, स्टेथोस्कोप होता है धड़कन सुनने के लिए। तो ये सब जो है आपको जब आप बच्चा में लगे कि श्वसन अवरोध है तो ये सारा सामान आपके रिससिटेशन पुनर्जीवन ट्रॉली पर होना चाहिए, जिसमें आपके ऑक्सीजन कैनुला, एम्बू बैग, मास्क, मैनोमीटर, सक्शन मशीन, इन्फेंट लैरिंजोस्कोप, इन्फेंट इंडोट्रेकियल ट्यूब, नियोनेंटल एयरवेज, सक्शन कैथेटर और स्टेथोस्कोप ये सब वगैरह जो है आपके पास होनी चाहिए। जब श्वसन अवरोध हो तो ये सब का तुरंत इस्तेमाल करके बच्चे को श्वसन के क्रिया को सुचारू करते हैं। अब यहाँ पे टोटल इंग्लिश प्रबंध का दिया गया है। ये प्रश्न यहाँ पे होता है आपका समापत। तो जो भी लोग हैं अच्छे से देखिए। नियोनेंट्रम एस्फेक्सिया मैंने बता दिया, आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा तो अच्छे से लिखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक नए प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आपके सामने है। अब ये वाला जो प्रश्न है यह मोस्ट वीवीआई है। अब मोस्ट वीवीआई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है अगर ये एग्ज़ाम में नहीं भी पूछेगा ना तो आपको संपूर्ण, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि मान गए ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं भी पूछा, ठीक है, मान लेते हैं कि एक तौर पे नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन आप इसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ये 110% सत्य बातें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि गर्भ अवस्था के मुख्य हार्मोन्स के बारे में समझे तो आपके लिए मिडवाइफरी में यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको जो है मिडवाइफरी में कौन कौन से हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। तो प्रेगनेंसी में मुख्य हार्मोन के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी कहीं भी कभी भी जाइएगा ना तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़िए, देखिए कि आपके लिए यह जो है प्रेगनेंसी में मुख्य हार्मोन के बारे में समझाए, यानी कौन कौन से हार्मोन है जो गर्भ अवस्था में अपना भूमिका निभाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, इसका क्या काम है प्रेगनेंसी में। टोटल हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन के बारे में आप जानते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, समझ गए, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे हार्मोन हैं जिसको बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यह प्रेगनेंसी में जो है भूमिका निभाने वाला हार्मोन है। इसको आपको हर एक जगह पर यह प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे आप अपने एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप जीएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके वहाँ आएगा ही आएगा यहाँ से प्रश्न। तो चलिए अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपके सामने में है, कहता है भूमिका निभाने वाला निम्नलिखित जो है आपके सामने में यहाँ पे देख लीजिए। गर्भ अवस्था में निम्न हार्मोन जो है आपके देख लीजिए, गर्भ अवस्था में निम्न हार्मोन महत्वपूर्ण होते हैं। निम्न हार्मोन कौन कौन महत्वपूर्ण होते हैं, कहता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, समझ गए, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन होता है, एचसीजी होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, समझ गए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, समझ गए, गोनाडोट्रोफिन, एचपीएल है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो इसको याद रखिएगा, ये 5 है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एचसीजी, एचपीएल। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये चीज़ को आप लोग को समझना है, ओके। चलिए पहला हमने क्या देखा, एस्ट्रोजन। यह एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है। ये कौन सा है, एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है। यह प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा स्रावित होता है। यह स्रावित पदार्थ एस्ट्रोजन का पूर्ण हार्मोन प्रीक्यूर्सर होता है। माय डियर, एस्ट्रोजन जो होता है यह एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है। फर्स्ट पॉइंट, यह प्लेसेंटा की ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा सिक्रेशन होता है। तो पूछेगा कि एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा स्रावित होता है, ओके। यह स्रावित पदार्थ एस्ट्रोजन का पूर्ण हार्मोन होता है। मतलब देखिए, एस्ट्रोजन जो यहाँ से स्रावित होता है और एस्ट्रोजन आपके जो है अलग भी जो है स्रावित होता है। एस्ट्रोजन को जो है प्लेसेंटा भी स्रावित करता है, लेकिन एस्ट्रोजन को पहले भी स्रावित किया जाता है कोई और अन्य अंग से, समझ गए ना, जिसको आप लोग जानते हैं। तो यह एस्ट्रोजन जो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है वह पूर्ण हार्मोन होता है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा, ओके।
चलिए, अब प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा स्रावित होता है। ओके, क्या काम करता है? यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से क्रिया करके संयुक्त रूप से कार्य करता है। मतलब एस्ट्रोजन जो है यह प्रोजेस्टेरोन से क्रिया करके मिलकर साथ में मिलकर काम करता है। यह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है। मीन्स यह जो है एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय का आंतरिक लेयर होता है उसको मरम्मत करता है, उसको परत को वृद्धि करता है, मोटा करता है। समझ गए? तभी जाके बच्चा को पोषक मिलता है उसी एंडोमेट्रियम लेयर से। यह गर्भाशय की मांसपेशियों में वृद्धि कर रक्त आपूर्ति करता है। वही चीज़ें है कि यह गर्भाशय में मांसपेशियों के लेयर को बढ़ाता है और ब्लड सप्लाई भी जो है ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाता है। तो एस्ट्रोजन का यही जो है आपका क्या है काम है, जिसको आप लोग यहाँ पे समझे। आगे हम लोग अब दूसरा देखेंगे प्रोजेस्टेरोन के बारे में। यह भी एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है और आपको पता है प्रोजेस्टेरोन और जो है आपके एस्ट्रोजन दोनों के बारे में पहले से जान रहे हैं। दोनों एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है। इसका रासायनिक नाम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है। समझ गए? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है। इसे कार्पस लुटियस द्वारा स्रावित किया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? कार्पस लुटियम द्वारा स्रावित होता है एवं 3 माह के पश्चात अपरा स्वयं इस हार्मोन को स्रावित करने लगता है। मीन्स जब प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट वोमेन होती है तो उससे पहले भी यह स्रावित होता है। तो उससे पहले कार्पस लुटियम जो है इसे सिक्रेट करता है। बट जब 3 महीने का प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसके बाद अपरा का स्ट्रक्चर हो गया रहता है तो यह खुद से भी इसे स्रावित करने लगता है। समझ गए? आगे चलिए, कार्य इसका क्या है प्रोजेस्टेरोन का? यह एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है, आरोपण को प्रेरित करता है। मतलब यह जो है इम्प्लांटेशन जो होता है, निषेचन के बाद जो आरोपण होता है उसको प्रेरित करता है। यह मायोमेट्रियम को पेशियों को संकुचित होने से रोकता है। मतलब यह यूट्रस के मध्यम लेयर को कंट्रैक्शन होने से रोकता है। समझ गए? प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय में प्रोस्टेग्लैंड के निर्माण को रोकता है, जिससे गर्भ अवस्था अवधि पूर्ण होने से पूर्व संकुचन उत्पन्न नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह यूट्रस में प्रोस्टेग्लैंड के निर्माण को रोकता है। जब प्रोस्टेग्लैंड का निर्माण रुक जाता है ना, तभी जो है यूट्रस जो है हमारे पूरे 9 महीने जो है बिना कंट्रैक्शन के जो है चलता है। अगर जब कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, समझते हैं कि यह प्रेगनेंसी का लेबर का समय आ चुका है, प्रसव होने का। बीच में इससे पहले जो है अगर लेबर नहीं हुआ रहे, समय नहीं पूरा है अभी डिलीवरी होने का, तो यह जो है संकुचन नहीं होता है यूट्रस। समझ गए? यूट्रस संकुचन तभी होता है जब आपके नज़दीक आ गया रहता है लेबर, और उस समय प्रोस्टाग्लैंड का निर्माण जो है होने लगता है। उससे पहले प्रोस्टाग्लैंड का निर्माण को कौन रोक कर रखता है? यही प्रोजेस्टेरोन रोक के रखता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोस्टाग्लैंड के निर्माण को अगर नहीं रोकेगा तो प्रोस्टाग्लैंड क्या करता है? संकुचन में भूमिका निभाने लगता है। समझ गए? तो इसलिए यह रोक कर रखता है। तीसरा है रिलैक्सिन। यह पेप्टाइड हार्मोन है। इसका स्रोत कार्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा डेसुडिया होता है। इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। रिलैक्सिन क्या होता है? यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि इससे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों एस्टेरॉयडल हार्मोन था। समझ गए? इसका स्रोत क्या है? तो यह भी कार्पस लुटियम प्लेसेंटा और डेसुडिया, यह तीनों से जो है सीक्रेट होता है। इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। समझ गए? इसे लेबर हार्मोन भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है, इसका प्रमुख कार्य प्रसव के समय सिम्फेसिस प्यूबिस एवं सैक्रोइलियक ज्वाइंट को ढीला करना होता है। इस हार्मोन का काम होता है कि जो सिम्फेसिस प्यूबिस होता है और जो सैक्रोइलियक ज्वाइंट है, इन दोनों को ढीला करता है। समझ गए? इस हार्मोन के कार्य से शिशु का सिर आसानी से पेल्विक कैविटी को पार कर लेता है। क्योंकि इसका काम होता है कि यह सिम्फेसिस प्यूबिस और सैक्रोइलियक ज्वाइंट को ढीला करता है। जब ढीला करता है तो बेबी का जो सिर होता है आसानी से पेल्विक कैविटी को पार कर लेता है। जब पेल्विक कैविटी को पार कर लेगा तो आसान हो जाता है डिलीवरी। इसीलिए इसे लेबर हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह बच्चे के रास्ता मार्ग को बनाता है डिलीवरी के लिए। समझ गए? चौथा है HCG। इसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कहा जाता है। यह अपरा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा जो है स्रावित होता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन है। समझ गए?
HCG जो है यह अपरा के ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। समझिए, यह ग्लाइकोप्रोटीन होती है। समझ गए, इसको ध्यान देना है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है यह कार्पस लुटियम को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रवण हेतु प्रेरित करता है। मतलब HCG का काम यही है कि यह कार्पस लुटियस को कहेगा कि तुम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है प्रेरित करो, रिलीज करो। कौन बताता है? HCG। HCG जो है कार्पस लुटियम को कहेगा कि तुम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेशन करो, स्रवण करो, प्रेरित करता है। समझ गए। यह भ्रूण को मां के गर्भाशय में बनाए रखता है। वह अन्य हार्मोनों को निर्माण को प्रेरित करता है। जिस प्रकार से प्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड का रोल निभाता है, वह बताता है कि कब किस हार्मोन को रिलीज करना है, उसी प्रकार से प्रेगनेंसी में HCG जो है आपका एक मास्टर ग्लैंड के रूप में काम करता है। यह जो है प्रोजेस्टेरोन को और साथ में अन्य हार्मोनों को जो है क्या करता है, निर्माण को प्रेरित करता है और साथ में यह भ्रूण को मां के गर्भ में बनाए रखता है। समझ गए। तो HCG भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यह एक प्रोटीन हार्मोन होता है। यह कौन सा है? यह एक प्रोटीन हार्मोन है। यह अपरा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो सीधी सी बात जानिए, प्लेसेंटा से कोई भी हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वह ट्रोफोब्लास्ट से ही रिलीज हो रहा है। समझ गए ना, इसी के स्तर से। तो यहाँ से HPL भी जो है सीक्रेट हो रहा है, HCG भी सीक्रेट हो रहा था यहीं से। समझ गए। इसका कार्य है कि यह भ्रूण को ग्लूकोज की आपूर्ति को बढ़ाता है। यह प्रोटीन एवं वसा के विखंडन को बढ़ाता है। वह ग्लूकोज निर्माण को प्रेरित करता है। तो HPL जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। यह एक प्रोटीन हार्मोन होता है। यह अपरा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। क्या चीज़? यह अपरा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा, यानी यह प्लेसेंटा में जो, चूँकि हम लोग जानते हैं प्लेसेंटा एक यूट्रस पर बना हुआ एक हमारा आकृति होता है, डोम के शेप में। समझ गए। तो इसी से जो है, इसी में जो है हमारा एक ट्रोफोब्लास्ट कोशिका होता है और यही कोशिका जो है हमारा HPL समझ गए, HCG समझ गए, इस सब को जो है क्या करता है, सिक्रेटन करता है। ओके। अब HPL का काम यही है कि यह भ्रूण को ग्लूकोज की आपूर्ति को बढ़ाता है। यह प्रोटीन और वसा को विखंडन को बढ़ाता है, जिसे ग्लूकोज निर्माण को प्रेरित करता है। समझ गए। तो यही हमारा 5 हार्मोन है। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। नीचे टोटल का इंग्लिश दे दिया गया है, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए। बिल्कुल अच्छे से आप लोग को इसको पढ़ना है। टोटल इंग्लिश यहाँ पे दे दिया गया है। ओके। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर जो लोग इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसको जो है इंग्लिश से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और आप कोई भी स्टूडेंट हैं, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था। वैसे यह GNM 3rd ईयर और के लिए वीडियो बनाया गया है। बाकी अन्य स्टूडेंट भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।